Dear students, BSc Part 3rd Physical Chemistry Unit number 5 Solution and Video number 11। आज इस वीडियो में हम हिमांक में अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हिमांक में अवनमन होता क्या है। किसी विलायक में किसी अवाष्पशील ठोस को विलय करने पर विलायक के हिमांक में अवनमन हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी विलायक है, यदि हम उसमें अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो उस विलायक के हिमांक में जो है अवनमन या कमी हो जाती है, यानी अर्थात वह विलायक जल्दी जम जाता है। हिमांक किसी द्रव के ताप का वह बिंदु है जिस पर ठोस व द्रव अवस्थाएं साम्य में होती हैं और दोनों अवस्थाओं के वाष्प दाब का मान समान होता है। यानी हिमांक बिंदु पर ठोस और द्रव अवस्थाएं दोनों जो है साम्य में पाई जाती हैं और साम्य में जो है इनके वाष्प दाब समान होते हैं। लेकिन जब किसी विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो ठोस का जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है, तो साम्य अवस्था द्रव अवस्था से जो है ठोस अवस्था की ओर अग्रसर हो जाती है और वो पदार्थ जल्दी जम जाता है। माना कि एक बंद पात्र है जिसमें ठोस और द्रव दोनों प्रवस्थाएं एक दूसरे के साम्य अवस्था में हैं। जैसे ही हमने इसमें विलायक में थोड़ा सा जो है ठोस पदार्थ मिलाते हैं तो साम्य अवस्था द्रव से ठोस की ओर विस्थापित हो जाती है और वो पदार्थ जल्दी जम जाता है। इसे ही हम कितना जल्दी जमता है या टेम्परेचर में अंतर कितना आता है वो हिमांक में अवनमन कहलाता है। किसी शुद्ध विलायक की तुलना में किसी विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होगा। किसी शुद्ध विलायक की तुलना में किसी विलयन का वाष्प दाब कम होता है तथा किसी ठोस का वाष्प दाब द्रव से बहुत कम होता है। अतः किसी विलय की उपस्थिति में द्रव पदार्थ जल्दी जम जाता है, अर्थात उसके हिमांक का अवनमन हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो सामान्यतः कम होता है शुद्ध विलायक की तुलना में, क्योंकि शुद्ध विलायक में केवल द्रव अवस्था है, जबकि जब हम विलयन बनता है तो हम उसमें थोड़ा सा अवाष्पशील जब विलय मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। और जब ठोस के यदि हम वाष्प दाब की बात करें तो वो भी द्रव से उसका मान भी बहुत कम होता है। तो हमारी साम्य अवस्था द्रव से जो है ठोस अवस्था की ओर खिसक जाती है ताकि दोनों की जो है वाष्प दाब समान हो जाए, तो हमारा पदार्थ जो है जल्दी जम जाता है। तो विलय की उपस्थिति में हमारा पदार्थ जो है जल्दी जम जाएगा, और कितना जल्दी जम जाता है उसके हिमांक बिंदु से वो कितना पहले जम जाता है उसे ही हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब हम ग्राफ की स्टडी करते हैं। ग्राफ में बाईं ओर जो है आपको वाष्प दाब दिया हुआ है और दाहिनी ओर टेम्परेचर या ताप दिया हुआ है। हम ये देखते हैं ताप टी नॉट पर, जो कि इसका हिमांक है या किसी पदार्थ का हिमांक है या शुद्ध जो विलायक है उसका हिमांक बिंदु है टी नॉट, और इस हिमांक बिंदु पर इसका वाष्प दाब है पी नॉट। अब जैसे ही हम इसमें थोड़ी मात्रा में विलय मिलाते हैं तो इसका वाष्प दाब घटकर बी बिंदु से बिंदु डी पर आ जाता है, और जब ये बिंदु डी पर आता है तब इसका टेम्परेचर T1 रह जाता है तथा वाष्प दाब P1 हो जाता है। यदि हम इसमें थोड़ा सा और अधिक मात्रा में मिला देते हैं तो यह और घट करके बिंदु F पर आ जाता है। जब ये बिंदु F पर आता है तब इसका वाष्प दाब P2 हो जाता है तथा इसका ताप जो है वो T2 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें तीन ग्राफ नजर आ रहे हैं। पहला ग्राफ B से C तक जो है द्रव विलायक के लिए है जिसमें कोई विलय मिला हुआ नहीं है। D से E तक का जो ग्राफ है वो विलियन फर्स्ट का ग्राफ है, और इस विलियन फर्स्ट में हमने विलायक में थोड़ा सा विलय मिला दिया है। जबकि F से G तक का जो ग्राफ है वो विलियन सेकंड का ग्राफ है। हमने इस में जो है विलायक में अधिक मात्रा में जो है विलय को मिलाया है। लेकिन अभी भी हमारा सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट या तनु ही रहना चाहिए, क्योंकि कोलिगेटिव या अणु संख्या गुणधर्मों की महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होना चाहिए। अब यहाँ पर हम ग्राफ
में क्या क्या चीजें हैं उसको हम फिर से एक बार देखते हैं। ए से बी तक देखिए, ये ए से लेकर के बी तक वक्र जो है ठोस विलाय का ऊर्ध्वपातन वक्र है। बी से सी तक का जो वक्र है वो द्रव विलाय का वाष्प दाब वक्र है। बी बिंदु पर दोनों साम्य अवस्था में है, वाष्प दाब समान है दोनों का। बिंदु का ताप टी नॉट विलाय का हिमांक है। बिंदु बी पर जो है द्रव और ये जो ठोस हैं ये दोनों आपस में साम्य अवस्था में होते हैं। तो ये दोनों के इस समय इसका वाष्प दाब पी नॉट है और इसका ताप टी नॉट है। जैसे ही हम इसमें कोई भी विलय मिलाएंगे तो इसके वाष्प दाब में कमी हो जाएगी और ये बिंदु डी पे आ जाएगा और वाष्प दाब हो जाएगा T1, लेकिन टेम्परेचर हमारा घट करके क्या है T1 आ जाता है। अगर ज्यादा मात्रा में हमने विलय मिलाया है तो ये F बिंदु तक आ जाएगा और वाष्प दाब हो जाएगा P2 और ताप हो चुका होगा T2। यहाँ पर T2 और T1 जो ताप हैं, जो हिमांक T0 है उससे हमेशा कम होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से अगर हम पानी की बात करें तो माइनस की ओर चला जाता है। फर्स्ट विलियन के लिए हिमांक में अवनमन कितना हुआ उसको हम देखते हैं। डेल TF1 यानी फ्रीजिंग, F और फ्रीजिंग आया है तो डेल T फ्रीजिंग कितना हो गया, T0 में से T1 घटा दो। इसी तरह से सेकंड विलियन के लिए हिमांक में अवनमन कितना हुआ, डेल TF2 तो T0 में से T2 घटा दीजिए। अब हम दोनों जो त्रिभुज हैं उनके कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर त्रिभुज लेंगे BHD, ये देखिए BH और BH और D ऊपर वाला त्रिभुज, और फिर हम कंपेयर करेंगे BI और F में। BHD त्रिभुज BHD और BIF दोनों आपस में क्या है, समरूप होते हैं। इस समरूप त्रिभुज में DH की जो भुजा है वो DH की भुजा, ये वाली भुजा जो है वो FI के समरूप है तथा BH जो है वो BI के समरूप है। DH को हम यहाँ लिखेंगे T0 माइनस T1, देखिए DH को T0 माइनस T1 और FI को हम लिख देंगे T0 माइनस T2, जबकि BH को हम लिख देंगे P0 माइनस P1 और BI को हम लिख देंगे P0 माइनस P2 और हमें इक्वेशन नंबर मिलेगी 1। इस इक्वेशन 1 में हम T0 माइनस T1 का मान रख देंगे डेल TF1 और T0 माइनस T2 का मान रख देंगे डेल TF2। इसी तरह से P0 माइनस P1 का मान रख देंगे डेल P1 और P0 माइनस P2 का मान रख देंगे डेल P2 और इक्वेशन नंबर 2 हमें प्राप्त हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 में दाहिनी तरफ जो डेल P1 और डेल P2 है उसके अंश और हर में P0 का भाग दे देते हैं, तब ये आ जाएगा डेल TF1 अपॉन डेल TF2 और इक्वल हो जाएगा डेल P1 अपॉन P0 और डेल P2 अपॉन P0। यहाँ पर हम देखते हैं डेल TF1 अपॉन डेल TF2, इन दोनों को हम लिखेंगे डेल TF समानुपाती हो गया डेल P अपॉन P0 के। हिमांक का अवनमन जो है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होता है। हिमांक का अवनमन वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होता है। तो डेल P अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। इक्वेशन नंबर 4, डेल P अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तनु विलयनों के लिए हम ये जानते हैं कि स्मॉल n का मान वेरी लेस देन कैपिटल N। डेल P अपॉन P0 इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल n की जगह हम रख देंगे W1 अपॉन M1 और कैपिटल N की जगह हम देंगे M0 अपॉन W0। इक्वेशन नंबर 5, 1 जो है विलय के लिए यूज किया है और नॉट हमने विलय के लिए यूज किया है। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो W1 जो है वो है विलय का भार ग्रामों में, विलय M1 है विलय का अणुभार, W0 है विलायक का भार ग्रामों में और M0 है विलायक का अणुभार। समीकरण 5 का मान समीकरण जो है हम रखते हैं तो हमें ये मिलेगा, समीकरण 3 में हम रखेंगे इसको तो डेल TF प्रोपोर्शनल हो जाएगा W1 M1 इंटू M0 W0 और हमें समीकरण नंबर मिलेगा 6। समीकरण 6 से
हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे लिए कांस्टेंट आ जाएगा a। इस a कांस्टेंट के साथ हम मिला देते हैं m नॉट को, जो टिक कर रखे हैं देखिए, a और m नॉट को मिला देते तो हमारे लिए नया कांस्टेंट आ जाएगा kf को हम अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन 7 हमारी कन्वर्ट हो जाएगी, डेल टी एफ एच इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू ए और एम नॉट की जगह हमने के एफ रख चुके हैं। अब बचता है हमारे पास W1 अपॉन M1 इंटू 1 अपॉन W नॉट और इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 में यदि हम 1 मोल पदार्थ ले लें, W1 और M1 का मान 1 मोल हो, यानी विलय की जो मात्रा है वो हम 1 मोल लेते हैं या ले लें या लेने पर, तथा W नॉट यानी विलायक की मात्रा यदि हम 1 ग्राम ले लें तो इन दोनों के मान जब समीकरण 9 में रखे जाते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू W1 अपॉन M1, इसकी जगह 1 आ जाएंगे, इंटू 1 अपॉन W नॉट की जगह भी 1, तो डेल टी एफ जो है के एफ के बराबर हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 10 मिलेगी। इक्वेशन 10 से हमें ये प्रदर्शित हो रहा है कि डेल टी एफ जो है किसके बराबर है, के एफ के बराबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी विलय के 1 ग्राम में विलय के 1 मोल को घोल दिया जाए तो बने हुए विलयन के हिमांक अवनमन को अवनमन स्थिरांक कहते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 1 मोल को 1 ग्राम में घोलना आसान नहीं है, या हम ये जानते हैं कि विलयन तनु है, अतः 1 मोल को हम 1000 ग्राम विलायक में घोलकर 1 मोलल विलयन बनाते हैं। उस स्थिति में हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 9 है वो कन्वर्ट हो जाती है डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू W1 अपॉन M1 इंटू 1 की जगह 1000 लिख देंगे अपॉन W नॉट। यहाँ पे डेल टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ क्या है, अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, W1 क्या है, विलय का भार ग्रामों में, M1 है विलय का अणु भार इंटू 1000 अपॉन W नॉट है विलायक का भार ग्रामों में। अब यहाँ पर KF निकालने के लिए KF में जो है 1000 को भाग दे देते हैं तो इसे ही हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और हमें जो समीकरण 11 प्राप्त होती है, इस समीकरण 11 से हम विलय के अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर M1 को राइट साइड में ले जाएंगे और डेल TF को जो है इस तरफ ले M1 के स्थान पर ले आएंगे, तब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, M1 बराबर KF इंटू W1 अपॉन डेल TF इंटू 1000 अपॉन W नॉट। तो समीकरण 11 से जो है हम विलय के अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं। उष्मागतिकी के आधार पर ही हम KF का मान निकाल सकते हैं। KF का मान निकालने के लिए हमारे पास समीकरण है KF बराबर RT नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल HF। डेल HF हमारे पास है प्रति ग्राम विलायक के गलन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा जो पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदलने में काम आती है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई KF बराबर RT नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल HF। तो ये हो गई। तो इस समीकरण या इस लेक्चर वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि किस तरह से हिमांक में अवनमन होता है। धन्यवाद।